Good morning everyone, I am Savitri Tevatia and today we discussing about the phases of compiler. In last class we have discussing about the basic of introduction of compiler. Now we discussing about the phases of compiler. Phases of compiler. कंपाइलर हैज़ 6 फेजेस. कंपाइलर के पास कितने फेजेस होते हैं? कंपाइलर के पास 6 फेजेस होते हैं. 6 फेजेस जो डिवाइड हो रहे हैं 2 मेन पार्ट्स में, डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स. पहला जो पार्ट है इसका वो है एनालिसिस फेज. एनालिसिस फेज. और दूसरा जो पार्ट है इसका मेन जो सिंथेसिस फेज है. सिंथेसिस फेज या पार्ट भी बोल सकते हो आप लोग. ठीक है. अब जो ये एनालिसिस पार्ट होता है इसमें हमारे 3 टाइप्स इसमें आते हैं. जो लेक्सिकल एनालिसिस है, सिंटैक्स एनालिसिस है और जो सिमेंटिक है वो इसमें आते हैं एनालिसिस पार्ट में. इसमें जो हमारा है जैसे लेक्सिकल एनालिसिस है, लेक्सिकल एनालिसिस, और इसमें जो हमारा सिंटैक्स वाला भी इसी में आता है हमारा सिंटैक्स एनालिसिस. एंड थर्ड वन इज सिमेंटिक एनालिसिस. सिमेंटिक एनालिसिस. सिमेंटिक एनालिसिस. ठीक है. और एक होता है इसका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर. इंटरमीडिएट कोड जनरेटर. ये जो 4 पार्ट है, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये जो हमारे 4 फेज है ये आते हैं हमारे एनालिसिस पार्ट के अंदर. ठीक है. और जो हमारा सिंथेसिस पार्ट है इसमें हमारे 2 आते हैं. जो एक तो होता है इसमें हमारा कोड ऑप्टिमाइजर. कोड ऑप्टिमाइजर ऑप्टिमाइजर. एंड नेक्स्ट वन होता है हमारा टारगेट कोड जनरेटर. टारगेट कोड जनरेटर. ठीक है. ये होता है हमारा. ये जो हमारा फेजेस ऑफ कंपाइलर है 6 फेज होते हैं. अब देखो 4 फेज तो इस वाले में आते हैं एनालिसिस फेज में, और जो 2 फेज होते हैं वो आते हैं हमारे सिंथेसिस फेज में. ठीक है. अब जो ये हमारा एनालिसिस फेज है इसमें होता क्या है? जो हमारा एनालिसिस फेज है, ये एनालिसिस जो हमारा फेज है इसमें क्या होता है? इसमें हम एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं. पहले तो क्या होता है एनालिसिस जो फेज है इसमें हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा जो प्रोग्राम जो सोर्स कोड लिखा हुआ है वो इनपुट एज ए इनपुट जाता है लेक्सिकल एनालिसिस में. फिर क्या होगा इसमें हमारा जो एनालिसिस फेज है इसमें जो सिंटैक्स वाला है, सिंटैक्स एनालिसिस, इसमें क्या होता है हमारा पार्स ट्री बनता है. पार्स ट्री के बाद जो सिमेंटिक एनालिसिस है, सिमेंटिक एनालिसिस में क्या है कि वो टाइप्स देखता है कि वेरिएबल का स्कोप क्या है, आइडेंटिफायर का टाइप क्या है. ठीक है. ये सब कहाँ होता है? सिमेंटिक एनालिसिस में होता है. और फिर हमारा एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है. जो हमारा एनालिसिस फेज है जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा प्रोग्राम रिटर्न है उसको डिवाइड कर देता है डिफरेंट सेगमेंट्स में, और हम इंटरमीडिएट कोड उसे जनरेट कर लेते हैं. फिर जो इंटरमीडिएट कोड हमारा जनरेट होता है ये हमारा कहाँ यूज होता है? ये जो हमारा सिंथेसिस फेज है, जो हमारा सिंथेसिस फेज है, सिंथेसिस फेज है उसमें हम इस इंटरमीडिएट कोड को यूज़ करते हैं और हम अपना टारगेट कोड रिसीव कर लेते हैं. टारगेट कोड रिसीव करते हैं जो हमें चाहिए होता है. जैसे हमें अपने असेंबली के लिए बनाया तो हमें असेंबली कोड चाहिए होता है, तो सिंथेसिस पार्ट में हमें वो इंटरमीडिएट कोड को यूज़ करते हैं. फिर उसमें जो कोड ऑप्टिमाइजर है वो क्या करता है? ऑप्टिमाइज करता है कोड को और फिर हमें अपना टारगेट कोड रिसीव हो जाता है. तो ये फेजेस थे कंपाइलर के. इसमें 6 फेज है, 2 मेन पार्ट्स है जो एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज, उसमें ये डिवाइड हुआ पड़ा है. ठीक है. नेक्स्ट हम अच्छे से इसको एलोबरेट करके समझते हैं. देखो अब हम मैं इसका एक
एक डायग्राम बना रही हूँ कंपाइलर का, फेजेस ऑफ कंपाइलर का। फेजेस ऑफ कंपाइलर। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमारी जैसे यहाँ पे आया हमारा हाई लेवल लैंग्वेज आई, सबसे पहले हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमारा सोर्स कोड है, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर सोर्स कोड भी कह सकते हो आप, हमारा जो हमारा सोर्स कोड है जो हमने लिखा हुआ है। ये क्या होता है, पहले तो ये देखो प्री प्रोसेसर के पास जाता है। मैंने लास्ट उसमें आपको बताया था वीडियो में कि जो प्री प्रोसेसर क्या करता है, जो भी हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल होती है जिनका कोड पहले से रिटर्न होता है, उनको यूज़ कर लेता है प्रोग्राम में अगर नीड होती है तो, और उनको वन बाई वन रिमूव करता जाता है और फिर हमें प्योर हाई लेवल कोड मिल जाता है वहाँ से। और जो प्योर हाई लेवल कोड है वो कहाँ जाता है, फिर लेक्सिकल एनालिसिस फेज इसमें आएगा, ये वाले में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे यूज करते हैं हम लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर इसमें क्या होता है, इसमें हम इनपुट यूज करते हैं, इनपुट यूज एज ए स्ट्रीम ऑफ करेक्टर, इनपुट यूज्ड एज अ स्ट्रीम ऑफ करेक्टर, स्ट्रीम ऑफ करेक्टर हम यूज करते हैं इनपुट को। हाई लेवल लैंग्वेज करेक्टर्स में तो लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड फेज होता है वो होता है हमारा सिंटैक्स एनालाइजर। ये क्या होता है हमारा सिंटैक्स एनालाइजर ना, लाइजर, और इसको पार्सर भी बोलते हैं, पार्सर, इस फेज को पार्सर भी बोलते हैं। जो लेक्सिकल एनालाइजर है इसने एज ए इनपुट हाई लेवल लैंग्वेज को लिया, सोर्स कोड को लिया इसने लेक्सिकल एनालाइजर ने। ठीक है, एज ए इनपुट में इनपुट यूज किया इसने करेक्टर, स्ट्रीम ऑफ करेक्टर। फिर इसने क्या किया, जो हमने स्ट्रीम ऑफ करेक्टर लिया है उसको इसने डिवाइड कर दिया टोकन्स में। यहाँ पे इसने डिवाइड कर दिया इसको टोकन्स में। ये टोकन्स कहाँ गए, सिंटैक्स एनालाइजर में गई। मैं बाद में बताऊंगी कि टोकन्स में कैसे डिवाइड करते हैं, पहले हम सिंपल सा ये फ्लो चार्ट टाइप बना लेते हैं और फिर हम और एलोबरेट करके इसको समझेंगे। सिंटैक्स एनालाइजर के बाद आएगा ये सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर जो ये पार्सर है, यहाँ पे ये सिंटैक्स एनालाइजर है और पार्सर है, ये यहाँ पे क्या बनाता है, पार्स ट्री बना देता है। यहाँ पे ये क्या बनाता है, पार्स ट्री। ठीक है, ये सिमेंटिक एनालाइजर के पास जाएगा ये पार्स ट्री। और सिमेंटिक एनालाइजर ये क्या करता है, ये हमारी लॉजिकल एरर्स को फाइंड आउट करता है। सो ये पार्स ट्री को यूज़ करता है और जो ग्रामर है उसको कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करता है। सिमेंटिक एनालाइजर के बाद आएगा हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के बाद आएगा हमारा कोड ऑप्टिमाइजर। कोड ऑप्टिमाइजर के बाद आएगा हमारा टारगेट कोड। टारगेट कोड जनरेटर। यहाँ पे देखो हमारी सिंबल टेबल होती है। ये सिंबल टेबल जो है हर एक पार्ट से कनेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है एरर हैंडलर। एरर हैंडलर भी हर एक पार्ट से हमारा कनेक्ट होता है। ठीक है,
तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जो ये लेक्सिकल एनालाइजर है, लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, इसमें हमारा जो स्ट्रीम ली, इसने एज ए स्ट्रीम करेक्टर ली हमारी इनपुट, ठीक है, करेक्टर ली इसने, करेक्टर जो करेक्टर की जो स्ट्रीम है, मतलब कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है वो इसने लिया एज ए इनपुट लेक्सिकल एनालाइजर ने, उसने उसको रिकॉग्नाइज किया और उसने टोकन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। टोकन की फॉर्म में उसने कैसे कन्वर्ट किया, जैसे इसने ये कर लिया कि भैया जैसे यहाँ पे है y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x, इस टाइप से है, तो इसने क्या कर दिया, एक इसको टोकन बना लिया, एक इसको टोकन बना लिया, एक इसको टोकन बना लिया, और एक इसको टोकन, एक इसको टोकन, इस टाइप से इसने ये सारे को टोकन बना लिया। और कितने टोकन, 1 2 3 4 5, तो इसने इसको सारे को बोल दिया कि ये 5 टोकन है, ठीक है, इस टाइप से। एक मिनट मैं नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ, ठीक है, इस टाइप से ये हो गया इसमें। फिर नेक्स्ट होता है हमारा सिमेंटिक सिंटैक्स एनालाइजर में, ये क्या करता है, सिंटैक्स एनालाइजर है, पास्ट ट्री को बनाता है, उसमें हमने टोकन से ले लिया, ठीक है, वहाँ से आया हमारा जो है, हमने लास्ट फेज जो अभी अपना किया था लेक्सिकल एनालाइजर, लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, प्रोग्राम को रीड करता है एंड कन्वर्ट कर देता है उसको टोकन्स में यूजिंग अ टूल कॉल्ड लेक्स टूल। जिस टूल से वो कन्वर्ट करता है उस टूल का कहते हैं हम लेक्स टूल, ठीक है, जिससे वो उसको कन्वर्ट करता है। और टोकन्स क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं विच आर अंडरस्टूड बाय ए लेक्सिकल एनालाइजर, लेक्सिकल एनालाइजर उनको समझता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो लेक्सिकल एनालाइजर रिमूव कर देता है वाइट स्पेस, जितने भी प्रोग्राम में वाइट स्पेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, उनको सबको ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। ये होता है लेक्सिकल एनालाइजर में। फिर क्या होता है सिंटैक्स, फिर हम बात कर रहे थे सिंटैक्स एनालाइजर की। सिंटैक्स एनालाइजर में क्या होता है, सिंटैक्स एनालाइजर में ये क्या करता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है पार्स ट्री, क्या बनाता है, ये पार्स ट्री बनाता है। और ये पार्स ट्री बनाता है, पार्स ट्री क्या करता है, पार्स ट्री बताता है हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में बताता है, और ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बनाता है, बताता है कि भाई हमारा ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या है। ये क्या करता है, टोकन्स को लेता है 1 बाई 1 और उसमें यूज करता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करके वो एक पार्स ट्री बनाता है। इट इज पार्स ट्री इज नॉट मेड देन इट डिस्प्ले अ एरर, कि अगर पास्ट ट्री नहीं बन रहा है तो मतलब हमारी ग्रामर जो है वो ठीक नहीं है, तो ये उसमें एरर शो कर देता है, ठीक है। तो हमारा पास्ट ट्री कैसे बनाते हैं हम इसमें देखो, जैसे हमने एग्जांपल लिया y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस में x, क्योंकि 2 से अगर हम 10 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो यहाँ आएगा 20, और 10 प्लस 10 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 20, तो हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने जैसे इसको कर लिया, तो हम पास्ट ट्री कैसे बनाएंगे, हम पास्ट ट्री बनाएंगे एस, इसमें ये क्या आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर लेंगे, इसको y को क्या आइडेंटिफायर, ठीक है। फिर हमारा क्या आया इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। फिर हमारा ये क्या है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में लिख लिया। फिर हम एक्सप्रेशन में ये सारा ये क्या है एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में फिर हम नेक्स्ट अपना एलोबरेट करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर है ना, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है यहाँ पे, और फिर एक्स में क्या है आइडेंटिफायर है, तो यहाँ आइडेंटिफायर लिख देंगे। यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप 2 आइडेंटिफायर ये वाला लिख सकते हो, है ना, और 1 भी लिख सकते हो वैसे, क्योंकि हम इस वाले का बात कर रहे हैं। तो फिर आइडेंटिफायर के अंदर क्या एक्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा पास्ट ट्री बन जाएगा, इस तरह से ये क्या बनेगा हमारा पास्ट ट्री, ठीक है, ये हमारा पास्ट ट्री बनता है। और अगर ये हमारा बन जाता है तो ठीक है, ग्रामर ठीक है, अगर नहीं बनता है तो ये शो करता है कि भाई ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिमेंटिक एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर में क्या होता है, ये वेरीफाई करता है पास्ट ट्री को वेदर इट्स मीनिंगफुल और नॉट, कि जो हमारा पास्ट ट्री बना है वो मीनिंगफुल है या नहीं है। इट यूजेस द पास्ट ट्री एंड इन्फॉर्म इन द सिंबल टेबल टू चेक द सोर्स प्रोग्राम
फॉर सिमेंटिक कंसिस्टेंसी विद द लैंग्वेज डेफिनेशन। ये क्या करता है कि पास्ट ट्री को चेक करता है कि भाई हमारा ठीक है नहीं है। ये सिंबल टेबल में हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वेरिएबल्स के बारे में, टाइप है, उसका स्कोप क्या है, ये सारी जो वो होती है इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ होती है, सिंबल टेबल में होती है। तो ये वहाँ से अपना डेटा लेता है और ये चेक करता है कि जो भाई हमारा वेरिएबल यहाँ यूज होते हैं, जो हमारे आइडेंटिफायर यूज हो रहे हैं, तो उनकी टाइप ठीक है, उनका फ्लो ऑफ कंट्रोल ठीक है। ये सिमेंटिक फ्रेज में चेक करते हैं कि उसका टाइप, उनकी डेफिनेशन वेरिएबल की, और जो उनका आइडेंटिफायर का फ्लो है, इनका फ्लो कंट्रोल, और ये सभी वो चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे 60 प्लस में 60 डॉट में 0, तो वो क्या बताएगा कि भाई ये क्या है, ये इंटीजर टाइप का है, और ये क्या है, ये फ्लोट या डबल जो भी है ये फ्लोट टाइप का है। ठीक है, इस टाइप से ये बताएगा। ये सारी चीज़ें एक और सिमेंटिक एनालाइजर एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हमारा फेज होता है, नेक्स्ट हमारा फेज है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है, इट जनरेट द इंटरमीडिएट कोड लाइक इन 3 एड्रेस कोड। मतलब कोड बहुत सारे होते हैं बट जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं वो होता है 3 एड्रेस कोड। ठीक है, दिस कोड इज कन्वर्टेड इनटू टारगेट कोड, जो भी हमारा, जो भी हमें चाहिए, मशीन डिपेंडेंट कोड जो भी हमें चाहिए, जो भी हमारी मशीन हम यूज़ करें, जिसके लिए हम बनाना चाहते हैं, उसमें ये उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, विच आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं जो इंटरमीडिएट कोड, और कोड ऑप्टिमाइजर जो 5th फेज होता है, तो वो क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होते हैं। तो देखो इसमें इंटरमीडिएट कोड हम कैसे जनरेट करते हैं। सपोज करो हमने एग्जांपल लिया ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी, इस टाइप से हमारा कोई कोड है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो है जैसे हमने सी डिवाइड डी है, इसको क्या कर दिया हमने T1 मान लिया। ठीक है, इसको हमने मान लिया T1। ठीक है, और फिर हमने जो ये वाला है, ये तो T1 हो गया, तो B मल्टीप्लाई T1 इक्वल टू मान लिया हमने T2। तो देखो B ये T1 जो ये है, तो एक तरह से हमारा इतना आ गया T2 में, और फिर हमारा A प्लस में T2, मतलब T2 में ये सारा आया हुआ है ना, इक्वल टू कर दिया हमने T3। तो हमारा जो कोड है वो ऑप्टिमाइजर जो कोड है वो ये वाला बना, क्योंकि ये इसमें जो कोड है इंटरमीडिएट कोड, जो इंटरमीडिएट कोड है वो 3 एड्रेस कोड में हमने चेंज कर दिया। 3 का मतलब देखो एक ये और एक ये क्या 3 हो गए। देखो यहाँ पे भी 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब यहाँ तो 1 2 3 4 और ये भी, ठीक है, यहाँ तो बहुत सारे थे। तो इस टाइप से ये इसको हम चेंज कर देते हैं और ये हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो जाता है। जो ये इंटरमीडिएट कोड हमने जनरेट किया है, देखो यहाँ पे मैंने C डिवाइड बाई D T1 में पुट कर दिया, तो ये T1 हो गया। फिर मैंने 20 से यहाँ तक लिया, B मल्टीप्लाई ये T1 आ गया, T2 में डाल दिया ये मैंने। ठीक है, फिर T2 में मैंने A प्लस में T2 किया, क्योंकि T2 में यहाँ तक तो आ गया था, और A प्लस कर दिया, ये T3 में पुट कर दिया। तो ये हमारा जो है 3 एड्रेस कोड जनरेट हो गया। ये 3 एड्रेस कोड जनरेट हो गया, और ये हमारा कहाँ पे यूज होता है, ये हमारा 5th वाले में हमारा यूज होता है कोड ऑप्टिमाइजर में। ये हमारा यूज होता है कोड ऑप्टिमाइजर में। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजर क्या करता है, ये क्या करता है, वी गेट ऑप्टिमाइज कोड बाय रिमूविंग द अननेसेसरी कोड। हम ऑप्टिमाइज कोड निकालते हैं अपना। ठीक है, ये तो क्या जनरेट हुआ, हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ है, इंटरमीडिएट कोड। अब इसमें हम क्या करते हैं, अपना ऑप्टिमाइज कोड निकालते हैं। जो अननेसेसरी का कोड होता है, अननेसेसरी जो कोड होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और जो हमारा ऑप्टिमाइज कोड होता है उसको हम ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये हमारा रन भी इजीली होता है, और ये रन फास्टर होता है, और लेस रिसोर्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि जब कोड जितना ऑप्टिमाइज होगा उतना टाइम भी कम लगेगा, मेमोरी भी कम लगेगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे ऑप्टिमाइज कर देते हैं कोड को। अब देखो कैसे वो कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इसको। कोड ऑप्टिमाइजर, इसमें जैसे हमने एग्जाम्पल लिया A इक्वल टू B प्लस में C प्लस में D। ठीक है,
P इक्वल टू A प्लस में B प्लस में C प्लस में D, C इक्वल टू B प्लस में C प्लस में D प्लस में A, ये थर्ड हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 3, जो वैल्यू की A की वैल्यू है हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 कौन सी है हमारी, C वाली है। C इक्वल टू B प्लस में C प्लस में D प्लस में A। अब इसमें हम A की वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या है, B प्लस C प्लस D है, तो B प्लस C प्लस D, यहाँ तक A की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, A पुट कर दिया। A प्लस A क्या हो गया हमारा, 2A हो गया। ठीक है, A प्लस A क्या हो गया हमारा, 2A हो गया। अब इसमें क्या है, जब हमने ये 2A कर दिया तो हमारा B और C को देखो आप, जो हमारी B है और C, ये हमारी इक्वल है। देखो A B C D, A B C D, B और C क्या है, इक्वल है, एज B इक्वल टू C। B और C क्या है हमारे, इक्वल है। तो फिर जैसे C इक्वल टू 2A आ गया, यहाँ पे देखो C इक्वल टू 2A आ गया था, तो जब B इक्वल टू C है तो हमारा B भी क्या हो गया, 2A के इक्वल हो गया। ठीक है, 2A के इक्वल हो गया ना हमारा, ये भी हमारा 2A के इक्वल हो गया। तो मतलब कि हमारा ये जो ऑप्टिमाइज कोड आएगा B इक्वल टू C, मतलब कि हमारा जो B है वो C के इक्वल है। तो ये हमारा क्या आ गया, ऑप्टिमाइज कोड आ गया। इतना सब देखो, इतना बड़ा सब ये सब ना करने की जगह ये क्या लिख देगा, B इक्वल टू C। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिमाइज कोड आ गया। फिर इसके बाद आता है हमारा 6th वाला जो पार्ट है, वो हमारा होता है टारगेट कोड जनरेटर। टारगेट कोड जनरेटर क्या करता है, ये क्या है, फाइनल फेज ऑफ कंपाइलर विच जनरेट्स द टारगेट कोड और असेंबली कोड और कन्वर्ट कोड इनटू टारगेट कोड। क्या करता है, मतलब जो भी कोड हमें चाहिए, मतलब जैसे हमें असेंबली वाला कोड चाहिए था, असेंबली टारगेट कोड, तो ये हमारा वो कोड आ जाता है, टारगेट कोड या मशीन टारगेट कोड, जो भी हमें कोड चाहिए, हमारा कोड यहाँ पे हमारा डिजायरेबल कोड हमें मिल जाता है कोड ऑप्टिमाइजर को यूज करके। जो हमें कोड मिला B इक्वल टू C, इसको यूज करके हम अपना टारगेट कोड हम अपना गेट कर लेते हैं इसके थ्रू। ठीक है, अब इसमें है जो सिंबल टेबल है, इसमें एक होता है हमारा सिंबल टेबल, इसमें एक हमारा क्या है, सिंबल टेबल। और सिंबल टेबल क्या होता है, सिंबल टेबल होता है, सिंबल टेबल हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। सिंबल टेबल क्या है, हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। सिंबल टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर, क्या है ये, एक डेटा स्ट्रक्चर है, बीइंग यूज्ड बाय कंपाइलर, जो कंपाइलर के थ्रू यूज किया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर, सिंबल टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर बीइंग यूज्ड बाय अ कंपाइलर, बीइंग यूज्ड बाय अ कंपाइलर, बीइंग यूज्ड बाय अ कंपाइलर, जो एक कंपाइलर के थ्रू यूज किया जाता है, कंपाइलर, टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन, टू स्टोर all the information related to identifier। जैसे कि आइडेंटिफायर का टाइप क्या है, स्कोप क्या है इसका, साइज क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, लोकेशन एंड नेम क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, सिंबल टेबल में होती है। और सिंबल टेबल के जितने भी फेज होते हैं वो सारे कंपाइलर के जो 6 फेजेस हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। एक होता है इसमें, नेक्स्ट होता है इसमें एक एरर हैंडलर, इनमें एक एरर हैंडलर भी होता है, और जो एरर हैंडलर है वो भी कंपाइलर के सारे फेजेस के साथ कनेक्ट होता है। एरर हैंडलर क्या करता है, इसका क्या काम होता है, ये एरर को हैंडल करता है टू डिटेक्ट द एरर एंड रिपोर्ट द एरर टू द यूजर
एंड देन मेक सम रिकवरी स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंट दैम टू हैंडल द एरर। बेसिक से इसका काम क्या होता है, एरर को फाइंड आउट करना होता है, एरर को फाइंड आउट करता है, एरर को फाइंड आउट करता है, एरर को फाइंड आउट करता है और क्या करता है, प्लस में रिकवरी स्ट्रेटेजी बताता है कि भाई कैसे इसको रिकवर करना है, रिकवरी स्ट्रेटेजी तैयार करता है टू इम्प्लीमेंट दैम टू हैंडल द एरर, एरर को हैंडल करने के लिए। ठीक है, ये एरर हैंडलर का काम है। ठीक है, तो हमने ये सारा फेज अपने कर लिया है। ये देखो, ये सिंपल टेबल है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है आइडेंटिफायर की, और देखो सारे फेज कनेक्ट है सारे फेजेस से। ये एरर हैंडलर है, ये एरर को हैंडल करता है और उसमें कुछ रिकवरी स्ट्रेटेजी मेथड भी बताता है कि कैसे उस एरर को हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें ये हमने कर लिया, हाई लेवल का आता है लेक्सिकल एनालाइजर एज ए फॉर्म ऑफ टोकन है, इसको प्रोवाइड करता है। टोकन का मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। और टोकन का एक होता है, जैसे हमने आइडेंटिफायर, ये होता है जैसे आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर इक्वल ये ऑपरेटर होता है, फिर जो भी हमारे इंटीजर वगैरह जो भी होते हैं फिर उनको आइडेंटिफायर कंसीडर करता है और उनको काउंट करता है कि ये एक है, ये एक है, ये एक है। इस टाइप से उसको टोकन के फॉर्म में रीड कर लेता है। जैसे हमने यहाँ पे रीड किया था 5 टोकन हो गए थे यहाँ पे, वो टोकन को सिंटैक्स एनालाइजर में भेज देता है। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, पार्स ट्री बनाता है। किसके थ्रू बनाता है पार्स ट्री, ग्रामर को लेके, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लेके ये पार्स ट्री बनाता है। और उसमें कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग पार्स ट्री बनाता है। और अगर वो बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो वो एरर डिस्प्ले कर देता है। फिर सिमेंटिक एनालाइजर ये पार्सर को यूज़ करता है और सिंपल टेबल में से इंफॉर्मेशन लेता है किसकी, कि डेटा मतलब जो हमारा वेरिएबल है आइडेंटिफायर, उसकी टाइप क्या है, उसका स्कोप क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिमेंटिक एनालाइजर होता है। और जो सिमेंटिक एनालाइजर होता है वो लॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करता है। लॉजिकल मतलब टाइप क्या है उसका, वो जो डेटा का स्कोप क्या है, ये सभी चीज़ों को चेक करता है। फिर यहाँ से जो ये सिमेंटिक जो एनालाइजर है, यहाँ से क्या होता है, सिमेंटिक एनालाइजर से ये पार्स ट्री वेरीफाइड होता है सिमेंटिकली, और यहाँ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन यूज करते हैं। ठीक है, सिमेंटिक एनालाइजर के बाद यहाँ पे पार्स ट्री वेरीफाइड करते हैं। यहाँ पे हम पार्स ट्री को वेरीफाई करते हैं, पार्स ट्री को वेरीफाई करते हैं सिमेंटिकली। ठीक है, सिमेंटिकली इसको वेरीफाई करते हैं पार्स ट्री को। SDT सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ग्रामर रूल के साथ क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो हम इसके थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के थ्रू। फिर इसको हम चेंज हो जाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में, और ये क्या करता है, चेंज कर देता है जो हमारे पास ट्री है जो उसको चेंज कर देता है 3 एड्रेस कोड में। 3 एड्रेस कोड में यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड को यहाँ पे 3 एड्रेस कोड में चेंज कर दिया। यहाँ पे थ्री एड्रेस कोड में हमने इसको जनरेट कर दिया। 3 एड्रेस कोड कोड ऑप्टिमाइजर के पास जाएगा, और कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, कोड ऑप्टिमाइजर इसको ऑप्टिमाइज कर देगा, कोड को ऑप्टिमाइज कर देगा। यहाँ पे ऑप्टिमाइज कोड मिल जाएगा हमें, यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड कोड। एक तो मैंने देखो नेक्स्ट पेज में मैंने आपको बताया ऑप्टिमाइज कोड, और एक सिंपल सा आप ये भी ले सकते हो, जैसे T1 है, T1 इक्वल टू मल्टीप्लाई एक्स है। ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसको सिंपल बनाना है, तो सिंपल कैसे बनाएंगे, एक्स प्लस एक्स करके। ठीक है, ये सिंपल कोड हो गया ऑप्टिमाइज कोड। ठीक है, इस टाइप से भी ऑप्टिमाइज करते हैं, और मैंने पीछे भी बताया हुआ है, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड सा है, वो भी है। ठीक है, ऑप्टिमाइज कोड के बाद ये टारगेट कोड में जाएगा, जहाँ से हमें टारगेट कोड जनरेट मिलेगा, जहाँ पे हम जो भी कोड हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। ये हमें डिफरेंट के लिए होता है, जैसे क्या हम यूज़ कर रहे हैं, स्टैग यूज़ कर रहे हैं, रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम स्टैग यूज़ कर रहे हैं तो जैसे ये वाला एग्जाम्पल था T1 इक्वल टू 2 प्लस में एक्स वाला था, नहीं एक्स प्लस एक्स मतलब 2 मल्टीप्लाई एक्स वाला था, या तो एक्स प्लस एक्स कर दो या 2 मल्टीप्लाई वाला एक्स ये कर लो। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले लोड कर देंगे। LDA का मतलब क्या होता है, लोड होता है। LDA लोड कर दो किसको, एक्स को। और जब हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट में, शिफ्ट लेफ्ट तो मतलब कि 2 से वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाता है। एक तरह से एक्स है और ये 2 मल्टीप्लाई एक्स हो गया यहाँ पे जब हमने शिफ्ट इसको लेफ्ट करा। ठीक है, और फिर इसको हम स्टोर कर देंगे, स्टोर T1, जो ये T1 है मतलब इसकी जो वैल्यू है ये, इसको हम स्टोर कर देंगे कहाँ पे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। ठीक है, इस टाइप से ये स्टोर हो जाएगा।
ये डिपेंड करता है कि हम वेदर हम बी यूजिंग एक्यूमुलेटर, स्टैग और रजिस्टर, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर यूज़ कर रहे हैं या फिर रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर या फिर स्टैग यूज़ कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है अपना, यहाँ पे हमें मिल जाता है अपना असेंबली कोड या फिर टारगेट प्रोग्राम कोड, टारगेट प्रोग्राम कोड जो भी हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और इसमें जो ये वाले फेज होते हैं ना, 1, 2, 3 और ये 4, ये जो 4 फेज होते हैं ये हमारे फ्रंट एंड होते हैं, इनको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। और जो ये लास्ट के 2 फेज होते हैं, ये वाले जो लास्ट के 2 फेज होते हैं इनको हम बैक एंड बोलते हैं, बैक एंड बोलते हैं। ये जो लास्ट के 2 फेज है ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, और जो ये 4 फेज है ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि जैसे मैंने विंडो के लिए अपना कंपाइलर बनाया तो उसमें मेरे ये सारे फेज से मेरा कंपाइलर बना है विंडो का, सारे 6 फेजेस यूज करके। तो अब मुझे लिनक्स के लिए मुझे कंपाइलर बनाना है, तो जो ये 4 फेज है ना ये मेरे सेम रहेंगे, इनमें मुझे कोई एडिटिंग करने की नीड नहीं होगी, ये मैं ऐसे के ऐसे यूज कर लूंगी। जो बाकी के ये 2 फेज है इनमें मुझे एडिट करनी पड़ेगी लिनक्स के लिए, क्योंकि ये क्या है मशीन डिपेंडेंट है। मतलब मैं कौन सी मशीन यूज कर रही हूँ, मैं लिनक्स यूज कर रही हूँ, तो ये लिनक्स के अकॉर्डिंग कोड को बनाएंगे हम अपने को, क्योंकि पहले विंडो के लिए बनाया हुआ है तो हमें लिनक्स के लिए खाली ये 2 फेज है इनको चेंज करना पड़ेगा, ये 4 फेज जो ऊपर के हैं उनको चेंज नहीं करना पड़ेगा। और इस टाइप से हम ये सारे फेज यूज कर लेंगे और जो लास्ट के 2 में चेंज करके हम अपना कंपाइलर बना लेंगे डिफरेंट मशीन के लिए। ठीक है, तो ये सभी फेजेस थे जो मैंने आज डिस्कस किए हैं कंपाइलर के। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल द फेजेस ऑफ कंपाइलर। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट ऑन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपको लगे आपकी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है तो लाइक करना, और प्लीज़ शेयर भी जरूर करना, ताकि ये नेट और एचपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चे जो एचपीएससी या नेट से है वो इसे देख सके और इसका बेनिफिट उठा सके, और मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले। ठीक है, प्लीज़ यार शेयर करना और लाइक भी जरूर करना। ठीक है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जब भी मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द फेजेस ऑफ कंपाइलर। थैंक यू। तो अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।